नमस्कार बच्चों। तो पॉलिटी में आपके 15 से 15 हैं जो इस साल एग्जाम होने जा रहा है। इसके लिए प्रीलिम्स डिकोडर सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिसोर्स, क्या उसके नुआंसेस हैं और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त क्या अप्रोच लेनी चाहिए, उसके लिए पहले पॉलिटी के, फिर आईआर के और फिर गवर्नेंस के सेक्शन हम आपके लिए बनाने वाले हैं। 2025 की मैंने ऑडियो वीडियो, एक ब्यूटीफुल वीडियो बनाई है, वो पहले से ही रिलीज की है। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं। अगर आपने ये वीडियो देख ली और अप्रोच सीख ली तो संभव है आपके 10 से 15 क्वेश्चन जब आप प्रीलिम्स देने जाएं तो ठीक हो जाए। तो इस वीडियो को देखिएगा, रिसोर्स को देखिएगा, अप्रोच को देखिएगा और फिर निश्चित है आपको इससे फायदा होगा। हम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आज डिकोड कर रहे हैं आईएएस में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। वी आर डिकोडिंग पॉलिटी 2024 पेपर so that you can increase your mark at least a jump of 20 mark in the actual examination। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी? हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, उसके सोर्स को देखेंगे, फ्रेम कैसा किया गया है क्वेश्चन वो देखेंगे और आपको क्या सोचना चाहिए वो देखेंगे। और मैं सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वीडियो इज वेरी वेरी हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आइए पॉलिटी के क्वेश्चन हम देखते हैं किसके 2024 2024। यहां मैं आपके लिए एक्चुअल पेपर भी लाया हूं, फिर रिसोर्सों को भी लेकर आया हूं और सबसे जरूरी है जो हमें जानना है कि हमें क्या अप्रोच पकड़नी है। तो आइए, तो पॉलिटी का पेपर स्टार्ट होता है 66 से। आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है? इन आर्टिकल 368 of the Indian Constitution, Parliament may amend any provision for the Constitution by way of addition, variation, repeal। अभी आपको ऑप्शन नहीं देखने, आपको क्या देखना है कि क्या पूछा गया है। तो सिंपल सी चीज आपसे पूछी गई है कि ये बताओ कि आर्टिकल 368 से जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, क्या पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपीट। तो क्या वो ऐड कर सकते हैं कोई नई बात? क्या वो वेरिएशन कर सकते हैं, कोई इसमें चेंजेस ला सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन को किसी पार्ट्स को रिपील कर सकते हैं? अब इसमें अप्रोच क्या लेनी है? आप ये सोचेंगे हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के तहत हम रिपील नहीं कर सकें, हो सकता है आर्टिकल 13 में हम रिपील नहीं कर सकते, हो सकता है कि सेंटर स्टेट का कोई मैटर है जिसको पार्लियामेंट अकेले चेंज नहीं कर सकती। बट अभी हमें एज अ जर्नल 368 क्या कहता है, व्हाट इज 368, ये जानना है। अगर थंब रूल सीखिए कि अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या आर्टिकल 13 जो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में है कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं आएगा जो आर्टिकल 13 को कमजोर करे, अगर इस तरह की कोई उसको बात लिखनी होगी तो एग्जामिनर लिखेगा यहां 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ऐड करेगा। अगर उसने ऐड नहीं किया है तो हम मानेंगे वो सिर्फ जर्नल ये पूछना चाह रहा है कि 368 में
क्या हो सकता है? एडिशन हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है, रिपील हो सकता है, और फिर उसने कुछ ऑप्शन बना दिए हैं, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। अब 3 स्टेट अगर आपको एग्जैक्ट मालूम है, अब हमारी लर्निंग क्या है? सबसे पहले 368 में ये लर्निंग आप लिखिएगा अपनी बुक में। हमें ये पता होना चाहिए कि वो लाइन क्या कह रही है। दिस इज आर लर्निंग नंबर 1। तो देखते हैं लक्ष्मीकांत में क्या कहा गया है और 368 में क्या कहा गया। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन अलग से भी सेट किया है ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि जब वो चेंजेस कर रहा है तो वो किस तरह से चेंजेस करता है। तो आर्टिकल 361 में क्या लिखा है? आर्टिकल 368 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन explicitly state that notwithstanding anything of the constitution, parliament may exercise of its constitutional power by addition, variation, repeal any provision of this constitution in according to the procedure laid down in this article। मतलब पूरी लाइन ही ये लिखी हुई है, तो आपको शक नहीं करना है इसका। इससे आपकी लर्निंग क्या रही? व्हाट इज योर लर्निंग? लर्निंग नंबर 1, बेयर एक्ट से या लक्ष्मीकांत में जो पीछे दिया गया है वो आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए ताकि आपको क्या ना हो, वहां पर दिक्कत ना है। तो एडिशन कर सकता है, वेरिएशन कर सकता है, रिपील कर सकता है। रिपील किया है आर्टिकल 31। वेरिएशन कितनी बार किया है? एडिशन 21 किया है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अब आइए, हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, हम बेयर एक्ट तो पढ़ते नहीं। तो लक्ष्मीकांत में क्या लिखा है, लक्ष्मीकांत को जरा हम देखते हैं। इन आर्टिकल 368 पार्ट 20, अब 20 भी इंपॉर्टेंट है, आगे इसको भी लेकर एक सवाल है। क्या कहता है? ये कहता है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में ऐड कर सकता है, वेरिएट कर सकता है और रिपील कर सकता है। वही लाइन यहां भी लिखी हुई है। एग्जैक्ट ये लक्ष्मीकांत की बुक से है। तो हमने क्या सीखा? फर्स्ट लर्निंग इज कि हमको जो प्रोविजन है वो एज इट इज पता होने चाहिए। तो जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे में आर्टिकल्स दिए जाते हैं। देयर आर सम टाइम आर्टिकल्स आर मेंशन एट द बैक ऑफ द बुक, वी शुड रिमेंबर दैट। अब क्या है, तीनों हमको मालूम ही है और हम इसको लिख देंगे। तो लर्निंग नंबर 2 क्या है? लर्निंग हम इस क्वेश्चन से लेते हैं कि हमको आर्टिकल या स्टेटमेंट एज इट इज याद होनी चाहिए। दिस इज आर लर्निंग। अब आइए, कई बार सवाल ये पूछा जाता है क्या पूरे को चेंज कर सकता है? नहीं। तो इन केशवानंद भारती केस देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अगर कोई पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है तो उसको अल्टर और डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता। तो एज अ थंब रूल, क्या चेंज कर सकता है, वेरिएशन कर सकता है, अल्टर कर सकता है? द आंसर इज यस। जब लेकिन उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के पार्ट को वो जोड़ दे, व्हेन इट इज एडिंग द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आर्टिकल 13, आर्टिकल 131, देन देयर इज अ डिफरेंस। और ये डिफरेंस आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त डिसाइफर करना है कि एक्चुअली क्वेश्चन किस चीज पर बेस्ड है। ठीक है? तो लर्निंग क्या है? इजी है, डायरेक्ट आर्टिकल से सवाल है, स्टेटमेंट एज इट इज लिखी गई है, हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी पता चलता है हमें। दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन
में टाइप ऑफ अमेंडमेंट 368 के तहत सिंपल मेजॉरिटी से स्पेशल मेजॉरिटी से क्या क्या चेंज होते हैं। आपके लिए एक सवाल है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई चेंज चाहिए होगा तो कौन सी मेजॉरिटी से होगा और स्टेट का कितना रेटिफिकेशन होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सिंपल मेजॉरिटी है कि स्पेशल मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी रेटिफिकेशन है। तो ये क्वेश्चन हमने समझ लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 68 पॉलिटी का क्वेश्चन है। अब इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपके लिए फ्रेम किया है, इसको जरा हम इस तरह से देखते हैं। जरा इसको देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल इन दी पार्लियामेंट। अब ये कंफ्यूजिंग है, यहां से हम लर्निंग उठाएंगे जो हम तैयारी कर रहे हैं और आपके लिए स्पेशल क्लास में पार्लियामेंट के ऊपर भी बनाऊंगा। आर्टिकल 109 मेंशंस स्पेशल प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल। अब मनी बिल पे क्या हमने 109 पढ़ा है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने आर्टिकल 110 पढ़ा हुआ है, तो उसने यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। ठीक है, कोई बात नहीं। अ मनी बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट। ये स्टेटमेंट आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो एज इट इज लिखी रहती है, तो इसको हम राइट मानेंगे। अभी नीचे नहीं देखेंगे, अभी मैं आपको क्वेश्चन फ्रेम कैसे करता है एग्जामिनर, हाउ द क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम बाय द एग्जामिनर, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज पे फुल अटेंशन। तो मनी बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इंट्रोड्यूस का मतलब होता है पहले वहां नहीं रखा जाएगा। इंट्रोडक्शन मीन्स फर्स्ट इट विल बी इन दी लोकसभा। तो जर्नल स्टेटमेंट है, एज इट इज लिखी हुई, लेकिन नॉट लगा है तो हमको ध्यान देना है। जहां भी नॉट लगाओ हमको ध्यान देना है, वहीं से हमारा गड़बड़ होगा। द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव अ बिल और सजेस्ट एनी चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हम पढ़ते हैं एज इट इज। अमेंडमेंट टू द मनी बिल इज सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। अब यहां क्या देख रहे हैं हम? ये देख रहे हैं टोटली अपोजिट दे रखा है। हमने पढ़ा है प्रोविजंस आर मेयरली एडवाइजरी और दे लोकसभा में और मे नॉट इवन कंसीडर देम, even if they are not considering the suggestion, the money bill will be deemed to be passed। पास माना जाएगा चाहे वो उसको देखे या ना देखे। सो हमने ये देख लिया कि ये हैव टू लिखकर हमको चेंज किया गया। बस यही आप सीख लो, आपके 15 क्वेश्चंस एवरेज स्टूडेंट से राइट रहेंगे बच्चों, कि अमेंडमेंट टू मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू नहीं। अब हमने एक इंफॉर्मेशन डिसाइफर कर ली कि ये रॉन्ग है, 4 इज रॉन्ग एंड वी आर क्वाइट श्योर दैट 1 and 3 आर राइट। मैंने आपके लिए बढ़िया से बनाया है। दिस इज डायरेक्ट लाइन फ्रॉम द बुक, डायरेक्ट लाइन फ्रॉम द बुक, और दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट, लेकिन हैव टू नहीं लिखा है, तो 4th खम गया। अब आर्टिकल 109, हम जो लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं इसमें क्या मेंशन है? इज इट मेंशन वेयर ऑल द प्रोविजन ऑफ मनी बिल्स आर मेंशन? द आंसर इज नो, इट इज नॉट मेंशन। जरा देखते हैं यहां क्या लिखा हुआ है, जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। व्हाट इज मेंशन हियर?
दे आर merely mentioning that the constitution prescribe a special procedure, ये लाइन लिखी हुई है, but does it saying that it is mentioned in the 109? तो इसका आंसर है नो, बस ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल प्रोविजन दिया है। फिर बाकी लाइनें आप देखिए वही लिखी हुई है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन दी लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ईच बिल कंसिडर अ गवर्नमेंट बिल, जो मिनिस्टर करता है। आफ्टर बीइंग पास इट इज सेंड फॉर द राज्यसभा फॉर कंसिडरेशन, द राज्यसभा हैज रिस्ट्रिक्टेड पावर with respect to money bill. It cannot reject or amend. It can only make recommendation. तो क्या it is approved in 14 days, otherwise it is deemed to be the passed by the Rajya Sabha. It is not necessary for Lok Sabha to accept. ये देखो यहां ठीक क्या लिखा हुआ है, बैंक अपोजिट इंफॉर्मेशन लिखी गई है। क्या लिखी गई है बच्चों? बैंक अपोजिट, ये हम डिसाइफर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, इफ लोकसभा एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन देन द अमेंडमेंट इज डीम्ड टू बी हैव पास्ड बाय बोथ दी हाउसेज, बट इफ लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन देन इट इज नॉट डीम्ड टू बी पास जॉइंटली बाय द ओरिजिनली पास माना जाएगा। तो वेरी लिमिटेड पावर, क्या है? वेरी लिमिटेड पावर। अब हम फंस कहां गए? लेकिन फंस हम यहां गए, अगर हम खाली बुक पढ़ते हैं और यहां पर जो ऑप्शन है, आप ऑप्शनों को क्लोजली देखिए। जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन में अगर मैं 2 और 3 को सही मान लूं तो ये ऑप्शन में दिया है, बट यहां पर 2, 3 इधर भी दिया है। तो व्हाट शुड आई डू? दिस मीन्स आई नीड टू नो द आर्टिकल एज वेल। और वहां अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है तो हम 100 मान सकते हैं। अब हमारे लिए यहां लर्निंग क्या है? व्हाट इज माई लर्निंग? लर्निंग इज आई ऑल्सो समटाइम नीड्स टू नो द आर्टिकल। अगर मुझे आर्टिकल का पता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन कम से कम मुझे इतना तो पता होना चाहिए, दिस इज लर्निंग नंबर 3, लिखते चलिएगा। अगर मुझे डायरेक्ट आर्टिकल पता है तो सबसे अच्छा है। अगर आर्टिकल नहीं पता तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज मेंशन इन सम स्टैट्यूट और इट इज इन द लोकसभा रूल बुक और राज्यसभा रूल बुक। दैट मच इंफॉर्मेशन आई शुड नो, बिकॉज एक जो स्टेटमेंट आएगी वो इसी पर बेस्ड आएगी। जैसे यहां 109, तो हमने थोड़ा सा और रिसर्च की तो हमें क्या मिला? थोड़ी और रिसर्च करने से आप ये देख सकते हैं, शायद थोड़ा छोटा दिखे आपको, पर 109 चालू यहां से होता है स्पेशल प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल। इसका जो फर्स्ट लेयरिंग है वो यही कहती है कि मैं मेंशन कर रहा हूं स्पेशल प्रोविजन होते हैं मनी बिल के। तो आप अगर ये देख लिया 109 तो आपका एक क्वेश्चन निकल जाएगा। बाकी सारी ये 5 तक एक्सप्लेनेशन वही है जो अभी हमने देखी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो दिस स्टेटमेंट इज राइट, आंसर विल बी। तो हमारी लर्निंग क्या है? अगर आपको 109 नहीं पता है तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाए। तो जब भी आप पढ़ेंगे, मैं रिवाइज कराऊंगा पूरा का पूरा चैप्टर, उसमें आप इन सब चीजों को और डिटेल में सीखेंगे। आंसर विल बी 1, 2, 3। क्या बात क्लियर हुई? क्लियर हो गई होगी। यू मस्ट हैव नोन दी फैक्ट कि अब हमें आर्टिकल लक्ष्मीकांत की बुक से भी पढ़ना है। ये लर्निंग नंबर 3 है। देखो, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 100 में स्पेशल प्रोविजन है, फिर 10 है और फिर
मे नॉट बी। लक्ष्मीकांत के साथ साथ हो सकता है आपको बेयर एक्ट की जरूरत पड़े। एटलीस्ट एक एक नजर में हम लोगों को आर्टिकल जरूर देखने पड़ेंगे, सारे आर्टिकल। आगे बढ़िए। बहुत सुंदर सवाल, इसमें कई सारे 70 नंबर क्वेश्चन है, टिट्स एंड बिट्स लगे हुए हैं, इसको भी हम देखने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट डज इट सेज। मैंने आपके लिए इसको बेटर रूप में फ्रेम किया है यहां पर, तो यहीं से देखते हैं। द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल वॉज स्टैब्लिश बाय द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971, subsequent to the amendment of NEC Act in 2002, the council comprised of which of the following member। अब ओरिजिनल बनी थी 1971 में और फिर 2002 में अमेंड हुआ और इसमें कुछ जोड़े गए। गवर्नर, जो गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट, 3 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब मैं इस सवाल को कैसे करूं कि क्या जुड़ा था और क्या नहीं जुड़ा था। हमें पता है कि हमारे यहां पर रीजनल काउंसिल्स हैं और ये सवाल 2025 में भी पूछा गया है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है या किसी ये लॉ से बनी है, स्टैट्यूट से बनी है या कॉन्स्टिट्यूशन से बनी। तो यहां उसका आंसर है एक्ट। आपको एक्ट मतलब इसका जेनेसिस कहां है, इसका सोर्स क्या है, ये आपकी लर्निंग है। आपको कुछ भी याद या ना रहे या ना रहे, जब भी कोई आप चीज पढ़ते हैं तो उसका फैक्ट, ये लर्निंग नंबर 4 है। आपको जेनेसिस जरूर याद रखना है, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी पॉलिटी से, बल्कि सारे ही टॉपिक्स में। तो क्या हमको पता है होम मिनिस्टर उसको हेड करता है, और क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी मेंबर नॉमिनेट करता है, हमें नहीं पता। चीफ मिनिस्टर उसमें आते हैं, ये हमको पता है। गवर्नर उसमें आते हैं, आते होंगे, हमें नहीं पता। तो हमें सेकंड स्टेटमेंट पता है कि चीफ मिनिस्टर काउंसिल बनाते हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसी काउंसिल है। तो अब हम देखते हैं 2 कहां कहां है। अब उसमें कोई चेंज हुआ है, तो चेंज में क्या गवर्नर को ऐड किया गया है? क्या ये इंफॉर्मेशन लक्ष्मीकांत में है? द आंसर इज नो। लक्ष्मीकांत में सिर्फ इस एक्ट के बारे में प्रोविजन है, प्लस ऐसा लिखा है कि ये चेंज हुआ है, लेकिन उससे क्या ऐड हुए हैं ये नहीं दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूपीएससी ने एक ट्रिक खेली है यहां पर। क्या पूछा है? मेंबर्स पूछा है कि द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज स्टैब्लिश बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971, द subsequent to the amendment of NAC Act in 2002, the council comprised of which of the following member। अब मेंबर तो आपको पता है, एक होता है मेंबर और एक होता है उसका हेड। तो क्या हेड भी मेंबर होता है? द आंसर इज नो। चेयरमैन इज नॉट द मेंबर। अब यहां पूछा है मेंबर, और वो भी अमेंडमेंट करके कौन से मेंबर आए। अब यहां से आप पकड़ सकते हैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। इट इज नॉट दी मेंबर। तो अगर
हम इसको काट दें तो हमारा निकल कर आ जाए। अब हम को यहां देखना है, आप पॉलिटी में ये पाएंगे कि जहां भी कोई चेयरमैन होता है उसके बारे में अलग से लिखा रहता है कि वहां पर एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, प्लस 5 मेंबर होंगे। तो यहां इस वर्ड को अगर पकड़ते आप और इस वर्ड को पकड़ते तो सवाल हो सकता। तो अब हमको ये देखना है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमारी यहां दो लर्निंग निकल कर आती है। एक, हमें ये फैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सी कमेटी में कौन कौन से लोग आते हैं, कौन उनको सिलेक्ट करता है, उनके एज का डिफरेंस क्या है। तो पर्सन को आपको लिस्ट बनाकर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे यहां दिया है गवर्नर आता है क्या, चीफ मिनिस्टर आता है क्या है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा हिंट उसने ये दिया कि द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नॉट द मेंबर। ये देखिए ऐड क्या क्या हुए, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, ठीक है। प्रेसिडेंट नॉमिनी कुछ को नॉमिनेट करता है, द यूनियन होम मिनिस्टर 2018 से है, ठीक है। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अब चेयरमैन अलग होता है, इसीलिए इसको यूपीएससी ने जो आंसर की दी है उसमें कंसीडर नहीं किया है, उसमें कंसीडर किया है 1 2 3। तो रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, दिस इज आवर लर्निंग, एंड नो द मेंबर्स कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन मेंबर हैं। क्योंकि एक चीज और याद आपको रखनी है, आगे जाके आप इसको और देखेंगे कि इंफॉर्मेशन कैसी पूछी जा रही है। व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्टेटमेंट विच इज आस्क फ्रॉम यू, फैक्चुअल। तो अगर आप थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को भी पकड़ने की कोशिश करें तो आपका काम बन जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? दिस इज दी लर्निंग। अब आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अब डीलिमिटेशन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट है। 24 में सवाल आया लेकिन 26 में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर है 71 पर, हाँ 71 को देखते हैं। 71, हाउ मेनी delimitation commission have been constitution by the government of India in up to दिसंबर 23। अब आपको पता होना चाहिए कि आज तक भी कितने बने हैं। अभी जम्मू कश्मीर में काम चल रहा है और उसको लेकर बातचीत भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बनता कैसे। और अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिए हैं, कुछ सजेशन दिए हैं जो मैं आपको बताता हूं। तो इसका आंसर है 4। तो यहां क्या हुआ, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि भाई आज तक कितने प्रेसिडेंट हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए कितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं ये भी पता होना चाहिए, कितनी आज तक लोकसभा, ये आपका लोकसभा कितनी कॉन्स्टिट्यूट अब तक हो चुकी है, कितनी बार लोकसभा बन चुकी है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए कमेंट करके बताइए कि कितने, कौन सी लोकसभा अभी कॉन्स्टिट्यूट हुई है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। कि आप ये बताइए कि अब तक कितनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई है। तो ये चर्चा में था। इससे हम फिफ्थ लर्निंग ये भी ले रहे हैं, ये हो गई फिफ्थ लर्निंग और ये हो गई सिक्स्थ लर्निंग कि भाई करंट अफेयर के टॉपिक चर्चा में रहते हैं। क्या रहते हैं? करंट अफेयर के टॉपिक चर्चा में रहते हैं।
के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के उसके बैकग्राउंड को क्या करना है, उसके बैकग्राउंड को हमें अच्छे से पढ़ना है। अब इसकी मैं इंफॉर्मेशन देता हूं। हमारे यहां अब तक हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन में, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, बड़ा करता हूं। आर्टिकल 82 में लिखा है कि पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो डीलिमिटेशन एक्ट को एवरी सेंसस, जब भी हमारे सेंसस होंगे उसके बाद बनाएगा। किसको पावर है? पार्लियामेंट को पावर है। आर्टिकल 170 में भी प्रोविजन है, स्टेट विल ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज एज पर आर डीलिमिटेशन एक्ट। तो जब भी सेंसस होंगे वो किया जाएगा। नेचर ऑफ द कमीशन, हाई पावर्ड कमेटी है जिसके लॉ को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो एक कमेटी बनती है, जिस कमेटी को कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बना अपॉइंट करता है, ठीक है। कौन बनाता है कमेटी? इसके मेंबर को कौन डिसाइड करता है? पहले पार्लियामेंट एक्ट बनाती है। तो 82 170 में हो गया बच्चों बेसिस, कि व्हाट इज द बेसिस। ग्रेट। फिर राइट किसको दिए? पार्लियामेंट को, कि आप एक्ट बनाकर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कीजिए। एक्ट बनाकर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर कर। अभी तक 4 बार चेंज कर कर ये क्या हुआ है? बनाया गया है। अब इसमें डीलिमिटेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन के साथ क्या करता है? ये जो कमीशन है ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करता है और बताता है बाउंड्रीज लोकसभा की प्लस असेंबलीज की, ये दोनों की बताता है। किसकी नहीं बताता है बच्चों? पंचायत की नहीं बताता है। स्टेट की और सेंटर दोनों की ये बताता है। और अभी इसको लेकर विवाद चल रहा है। इसको लेकर एक डिस्प्यूट चल रहा है। और जो ये मामला है कि कैन इट बी चैलेंज्ड, इसका आंसर होगा नो या यस। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया है, इट कैन बी चैलेंज्ड। और गलत तरीके से क्या किया गया है? भारत की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले क्या इसका लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसका 82 में तो प्रोविजन नहीं था, ठीक है, इस कमीशन को चैलेंज करने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है अब। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इट कैन बी चैलेंज्ड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी तक जितना भी काम हो रहा है वो इसी से हो रहा है, 84th अमेंडमेंट 2001 से। तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है 82 170, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर कर हर बार एक कमीशन बनाती है। 4 बन गए। और ये क्या करते हैं? लोकसभा, स्टेट असेंबली का रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं, टेरिटोरियल।
इलेक्शन के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, और प्रेसिडेंट एक ये कमीशन सेटअप करता है इसके साथ मिलकर, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। और इसके मामले अभी सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट के तहत चैलेंज भी किए जा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो वो क्वेश्चन आसान था पर मैंने आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन बता दी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और 71 था वो क्वेश्चन। अब 72 को हम देखते हैं। 72 भी आगे पीछे होगा थोड़ा। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको के लिए बनाया है क्वेश्चन, बस इसको देखिएगा की लर्निंग वगैरह सब मैंने लिखी हुई है। हाँ, ये आ गया 72। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8th शेड्यूल में बच्चों ये पूछा गया है कि हमारा जो 8th शेड्यूल है ये लैंग्वेज के बारे में है, और कौन कौन सी लैंग्वेज कब कब ऐड की गई हैं, इस पर पहले भी सवाल आया है और आगे भी सवाल आ सकता है। तो एक चीज तो आप यही सीखी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जाता है और उसके बाद 8th शेड्यूल में कोई भी लैंग्वेज डालनी होती है तो डाली जाती है। तो 92 की पूछी है, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी चेंजेस हुए हैं एक बार आप प्रीवियस ईयर से जितने भी चेंज हुए हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी चेंज हुए हैं मेरे बच्चों, वो आपको पढ़ के जाने चाहिए। यू शुड रिमेंबर देम। उसको आपको पढ़ना ही चाहिए जो भी चेंजेस हुए। तो 1 2 3 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये के एम एन ये इसका एक निमोनिक्स है, इसको आप देख सकते हैं। ये 71 से जोड़ा गया प्लस 92 से मैथिली जोड़ी गई। तो इसमें मैथिली को आप निकाल देंगे, और अगर एक ही स्टेटमेंट आपको पता हो तो भी आपका आंसर आ रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जितने भी चेंजेस हैं ये हमें याद होने चाहिए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए, अब ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन कह सकते हैं और इसका भी क्वेश्चन कह सकते हैं, पॉलिटिकल 73। अब हमारी इसकी लर्निंग क्या है, यहां पूछा क्या है कि पार्टी बताइए और उसका लीडर बताइए। इसी क्वेश्चन को दो रूप में पूछा जाता है। हमारी लर्निंग क्या है, व्हाट इज आवर लर्निंग? आवर लर्निंग इज, जब भी कोई पार्टी पूछी जाती है तो या तो उसका हेड पूछा जाता है या उसके मेंबर्स पूछे जाते हैं। तो हमको याद क्या रखना है, जब भी किसी पार्टी के बारे में हम पढ़ें तो हम क्या क्या देखें बच्चों? हम देखें कि उसका लीडर कौन है। तो भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपालाचारी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन, स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। ये रिपीट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। हिस्ट्री में आचार्य नरेंद्र देव कौन सी पार्टी से थे? तो मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव, जगत प्रकाश नारायण, नारायण सिंहासन खाली करो जनता आती है, ये सोशलिस्ट पार्टी से थे। तो ये पूरी तरीके से गलत है। तो ऑल फोर हो नहीं सकता। सी गोपालाचारी सोशलिस्ट बंदे नहीं थे। सी गोपालाचारी
रिलीजन को मानते थे, कैपिटलिस्ट थे, गांधीवादी आइडियोलॉजी के बिलीवर थे। तो देखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिल्कुल ठीक है। श्यामा प्रकाश मुखर्जी ने, जो आज बीजेपी है, उससे जो पहली पार्टी थी भारतीय जनसंघ, ये बनाई थी। सी गोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। जगजीवन राम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी 1977 में बनाई थी। और आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी थी, है ना। तो उल्टा करके लिखा गया, सोशलिस्ट का आचार्य नरेंद्र देव है और स्वतंत्र का सी गोपालाचारी। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर गलत? बड़ा इजी सवाल है, अगर आपको हेड ही मालूम होता तो सवाल हो जाता है। और ये रिपीट क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा और ये आपको स्वतंत्र पार्टी का भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये आपको बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम आप जो पढ़ते हैं उसमें भी मिल जाएगा। अब आगे बढ़िए, लर्निंग ये है, हेड को याद रखना है। अब आइए 74, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये मुद्दा करंट अफेयर में रहा था बच्चों, इसीलिए ये पूछा गया। तो जो भी टॉपिक आप बड़े बड़े करंट अफेयर में पढ़ते हैं, हमारी लर्निंग ये है, वो पूछे जाते हैं। ठीक है, वो पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, हर साल एथिक्स कमेटी से सवाल आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट एथिक्स कमेटी आर करेक्ट? कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपसे पूछ रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, कैसे इसको देखेंगे? इनिशियली इट वॉज अ एडहॉक कमेटी। अब इनिशियली का मतलब क्या था? शुरुआत में, इनिशियली। अब इनिशियली कब? 1917 में, 2015 में, 2000 में। तो क्या है ये? क्या ये स्टेटमेंट हमको फंसाने के लिए दी गई है? तो जब भी कोई इनिशियली बोले, तो क्या वो इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकता था? ध्यान से सुनना, इट इज अ स्टैंडिंग कमिटी, या इट इज अ एडहॉक कमेटी। तो फिर तो हम डिसाइफर कर सकते हैं, या हम तो बच्चों, स्टैंडिंग कमेटी या एडहॉक भी वो लिख सकता था। अगर उसने ये नहीं लिखा और इनिशियली लिखा, तो जर्नली ऐसी स्टेटमेंट ट्रू होती। अगर उसको अब आप यू आर पीपिंग इनटू एग्जामिनर माइंड, तो जर्नली ऐसी स्टेटमेंट को सही मानकर चलना। क्योंकि अगर मैं एग्जामिनर हूं या आप एग्जामिनर हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ये कि भाई ये एक हेड हॉक कमेटी है, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हुई कमेटी है। लेकिन अगर वो ऐसे लिख दे, तो यानी वो सही स्टेटमेंट लिख रहा है ट्विस्ट करके। तो आपको घबराना नहीं। चलो, अभी स्टेटमेंट के बारे में हमें नहीं पता। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं अप्रोच, कि कैसे अगर आपके 35 सही होते हैं, तो कैसे आपके 55 सही होंगे। What will be the approach? Only a member of Lok Sabha can complain related to unethical conduct of a member. तो क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि अनएथिकल मेंबर कर रहा है, तो उसकी लोकसभा का मेंबर ही कर सकता है। ओनली से आपको हिंट लेना चाहिए। क्या ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि लोकसभा का मेंबर
अगर अनएथिकल चीज कर रहा है तो कंप्लेंट सिर्फ लोकसभा का मेंबर ही कर सकता है? नहीं, कोई वहां सिटीजन आए वो भी कर सकता है, राज्यसभा का भी कर सकता है, कोई जब हाउस पार्लियामेंट में लगा हुआ है तभी कोई ना, ये तो कभी भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग नजर आती है ओनली से, और आगे लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बनता। यू नीड टू बी ओपन, आपको ओपन रहना है पढ़ते वक्त और फिर वो करना है। दिस कमेटी कैन नॉट टेक एनी सब जुडी मैटर विच इज सब जुडिस। सब जुडिस का मतलब क्या होता है? सब जुडिस का मतलब होता है जो कोर्ट में चल रहा है। अब हमको पता ही है, कई जगह हमने प्रोविजन देखे हैं कि पार्लियामेंट उन चीजों पर बात नहीं करती है, उस मैटर को टेकअप नहीं करती है जो जुडिशरी पर चल रहे हैं। इवन जुडिशरी को भी बार किया गया है कुछ मैटर पर कि पार्लियामेंट पर वो काम नहीं कर सकती। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि हां, जब एथिक्स की कमेटी की बात होगी, और आपको यहां अलर्ट कहां होना है? कैन नॉट पर। किस पर? कैन नॉट पर। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब मैं आपको जरा इसका आगे का सीक्वेंस दिखाता हूं। ओनली अ लोकसभा मेंबर, और जर्नली लैंग्वेज, एक सेकंड लीजिएगा। तो बच्चों, ये जो ओनली है ये इसको रॉन्ग बना देता है, और इनिशियली को आप सही मान लेंगे, क्योंकि जहां इनिशियली दी हो ये आपके लिए एक सेटअप किया गया है, और इसको रॉन्ग मानना मुश्किल है। तो आप क्या मानेंगे? आप ये मान के चलेंगे कि ये स्टेटमेंट सही ही है ना, और ऐसा कोई भी मैटर जो सब जुडिस हो वो टेकअप नहीं किया जाता है। तो एडहॉक ही ये हुई थी 2000 में, और फिर 2015 में ये परमानेंट बन गई थी। परमानेंट में चीज एवरी ईयर जो सेटअप हो, एनी पर्सन कैन टेक अप कंप्लेंट अगेंस्ट अ मेंबर प्रोवाइडेड इट इज राउटेड थ्रू अनदर लोकसभा मेंबर सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट इफ कंप्लेंट। अब ये भी ध्यान रखना है, कंप्लेंट तो कोई भी कर सकता है, बट वो लोकसभा मेंबर के थ्रू जानी चाहिए। द कमिटीज इज प्रोफिटिव टेकिंग अ मैटर करंटली कंसिडर बाय कोर्ट ऑफ लॉ। जो सब जुडिस हो वो टेकअप होता ही नहीं। अब ये बड़ा शानदार सवाल है, मैं इसको रीजनिंग का सवाल कहता हूं। किसका सवाल बच्चों? रीजनिंग का। क्या ये सवाल पूछता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अब देखिए, इंटर स्टेट ट्रेड इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड अंडर स्टेट लिस्ट। यहां किसकी कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का स्टाइल में आप लर्न करिए, पढ़ते कैसे हैं। यहां देखिए, इंटर स्टेट दे रखा है, स्टेट सब्जेक्ट दे रखा है, स्टेट लिस्ट दे रखा है। इंटर स्टेट दे रखा है, यूनियन लिस्ट दे रखा है। कॉर्पोरेशन टैक्स स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट। पॉलिटी में एक से दो सवाल इस नेचर के प्यारे प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? एक दो सवाल इस नेचर के जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे आप? करने का तरीका क्या होगा? देखिए सिंपल सा, आप देखिए, इंटर स्टेट इंटर स्टेट इंटर स्टेट, तो जब ये कई एक तरह से हों तो इसी में से सवाल निकलता है। अब इसको अप्रोच करेंगे, हाउ यू विल अप्रोच दिस। अप्रोच देखिए,
इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, हमने ये पढ़ा है कि इंटर स्टेट का जो कोई मामला जो है वो यूनियन देखता है। दो या दो से अधिक स्टेट लड़ पड़े, यूपी लड़ पड़े बिहार से, बिहार झारखंड से, तो ये तो होने ही नहीं देंगे। इसीलिए ज्यादातर जहां इंटर स्टेट रिलेशंस की बात है वो यूनियन लिस्ट में मुद्दे दिए गए हैं, और यूनियन लिस्ट में ना भी दिए गए हों तो वो फिर कंकरेंट लिस्ट में होने चाहिए। लेकिन इंटर स्टेट में अगर स्टेट का हमने दे दिया तो ये अपने डिफरेंट डिफरेंट लॉ बना देंगे। इसीलिए इंटर स्टेट ट्रेड आप पढ़ते भी हैं, ये सेंटर स्टेट रिलेशंस में जहां दो इनकी बात आती है, ये मुद्दे किसमें आते हैं, यूनियन लिस्ट में आते हैं। फिर ये लिखा है इंटर स्टेट माइग्रेशन, फिर यहां स्टेट सब्जेक्ट लग दिया। अरे भाई, एक स्टेट से दूसरी स्टेट माइग्रेट हो रहा है तो ये कंकरेंट होना चाहिए, यूनियन होना चाहिए, पर ये किसी भी हिसाब से स्टेट नहीं हो सकता। स्टेट में एज अ थंब रूल स्टेट के अंदर वही मामले आते हैं जो उनकी जुडिक्शन में हों, जहां वो इंपावर हों, जहां उनकी पूरी की पूरी क्या हो, सारी चीजें चलती हों। तो ये जो मुद्दा है वो आ ही नहीं सकता है। स्टेट लिस्ट का स्टेट सब्जेक्ट एक ही स्टेट की जुडिक्शन में आता है। कॉरपोरेशन टैक्स एक यूनियन टैक्स है, हम जानते हैं, इनकम टैक्स हो या इंडिविजुअल टैक्स हो। इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन, इंडिविजुअल टैक्स पे अभी बात नहीं करेंगे, ये दोनों ही सोर्स ऑफ इनकम है किसके, सेंटर के। और ये फिर जो फाइनेंस कमीशन है, हमारे यहां फाइनेंस कमीशन है जो सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को देखता है, तो उसमें कॉरपोरेशन टैक्स और इसका मामला। अब इंटर स्टेट क्वारंटाइन ये एक यूनियन सब्जेक्ट होगा, बिल्कुल होगा, आप वैसे ही जज करके ये सवाल बना सकते हैं। सी इसका आंसर होगा। ये देखिए, स्टेट सब्जेक्ट का और इंटर स्टेट का कभी भी कोई मामला नहीं बैठता है। कॉरपोरेशन टैक्स हर किसी को पता है, ये होता है। तो इंटर स्टेट क्वारंटाइन यूनियन, जहां यहां तीन स्टेटमेंट एक जैसी हैं, इसीलिए इसको क्लोजली ऑब्जर्व करना है। ये क्वेश्चन किसका है बच्चों, ये क्वेश्चन है रीजनिंग का। किसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है रीजनिंग का। रीजनिंग के बेसिस पर आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। ये देखिए इंटर स्टेट क्वारंटाइन, अब हमारी लर्निंग यही है कि हम इंटर स्टेट को समझ पाए। यूनियन लिस्ट 81 एंट्री में है। इंटर स्टेट में कॉर्पोरेशन टैक्स यूनियन का सब्जेक्ट है। तो हमारी लर्निंग क्या है, व्हेन ऑप्शन इज क्लोज चूज द मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर, और दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। अब राइट टू प्राइवेसी है, ये सवाल रिपीट है बच्चों, आपको पता ही है। राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 21 का पार्ट है। अब इसमें हमारी लर्निंग क्या है, व्हाट इज आवर लर्निंग। हमारी लर्निंग ये है कि कोई भी अभी नया सुप्रीम कोर्ट ने बताया, जैसे प्रेसिडेंटेरियन का, पैदल चलने वालों का राइट उन्होंने आर्टिकल 21 के अंदर माना है कि सभी तभी घूम पाएंगे जब उनके लिए रैंप बने हों, रैंप नहीं, जो सड़कों के किनारे बने होते हैं वो उनके लिए क्या होने चाहिए, बने होने चाहिए। तो जितने भी नए इंक्लूड कर रहे हैं, और लक्ष्मीकांत ने जो लिस्ट दे रखी है वो मामले इसमें आएंगे। एक क्वेश्चन इससे आता है,
तो जितने भी आप नए मामले चल रहे हों और आर्टिकल और फैक्ट को आपको याद रखना है। ये देखो, पुट्टा स्वामी के केस में ये 2 बार सवाल आया है, लाइफ टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 25 केएस पुट्टा स्वामी केस। ये क्या है बच्चों? ये प्राइवेसी के अंदर चलता है। अब आइए, स्पीकर रिपीटेड टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो एक क्वेश्चन रिपीट में है। अब इसकी आपको थोड़ी फाइन ट्यूनिंग देखनी है। क्या देखनी है? फाइन ट्यूनिंग देखनी है। विद द रेफरेंस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा consider the following statement. While the resolution of removal of Speaker Lok Sabha is under consideration, इस पे 2024 में भी सवाल पूछा गया है, 2025 में भी सवाल पूछा गया है। क्या सवाल पूछा गया है? सवाल सिंपल सा ये पूछा गया है कि भाई ये बताइए कि जब प्रिजाइड होने का, जब उसके रिमूवल के लिए मामला आता है तो ये क्या होता है। और ये इस साल के लिए भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको ध्यान क्या देना है? ओपन माइंड से जाना है, नोट को ठीक से पढ़ना है, रीजनिंग इसमें अटैच है। ही और शी विल नॉट प्रिजाइड, बिल्कुल वो बैठेगा नहीं, एक सही है। ही एंड शी विल नॉट हैव राइट टू स्पीक, नहीं भाई वो नीचे बैठेगा। ही विल सिट along with the member because he is a member of the house. He can sit, he can speak, defend himself, plus he can वो अपना वो वोट देगा फर्स्ट इंसिडेंट पे। यहां पे क्या नहीं दे सकता? कास्टिंग वोट नहीं दे सकता। तो नॉट पे ही गलत हो गया मामला। एक सही, फर्स्ट सही, सेकंड रॉन्ग। फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट इज right, second is wrong. He she shall not be entitled to vote for the resolution of first instance, गलत। ओनली वन स्टेटमेंट सही। अपना वोट तो देगा, जब वो प्रिजाइड करेगा तब ये नहीं कर सकता। अब यहां पर देखिए आपके साथ रीजनिंग खेली गई है। क्या ये कॉन्सेप्ट के बेस पर इजी क्वेश्चन है? हाँ, आपको लर्निंग यहां ये लेनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट बेस पे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन? इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इजी क्वेश्चन पूछकर क्या होता है, उसमें रीजनिंग डालकर आपके दिमाग को टेस्ट किया जाता है, नोट डाल के। और ये यहां आपको क्या रहना है? अलर्ट रहना है। क्या रहना है? अलर्ट रहना। तो आर्टिकल याद रखने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है। क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रोविजन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना, रेजोल्यूशन इज पास फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर अंडर द कंसिडरेशन इट कैन नॉट प्रिजाइड ओवर द सिटिंग इवन दो ही मे बी प्रेजेंट। द डिप्टी स्पीकर, ये इस साल सवाल पूछा जाएगा, द डिप्टी स्पीकर और द अनदर पर्सन डेजिग्नेटेड बाय द रूल ऑफ द हाउस विल प्रिजाइड इंस्टेड। स्टेटमेंट इनकरेक्ट। Even if his removal resolution discuss, the speaker right retains the right to speak of the house, take out the proceeding. The constitution ensure that the speaker has the right to defend their position during the discussion of the resolution. तीसरी गलत है, फर्स्ट इंस्टेंस में वो करेगा, यस करेगा। कास्टिंग वोट उसके पास नहीं होगा। ये भी उसका कैसा राइट है? कॉन्स्टिट्यूशन का में राइट दिया हुआ है उसको।
समझ में आपको आ गया होगा, है ना। ये बहुत चर्चा में चल रहा है। तो कैन प्रेजाइड नो, कैन स्पीक यस, फर्स्ट इंसिडेंट में यस, कास्टिंग वोट नो। ये बात आपको याद रखना। आगे आइए, अब हमारे दो क्वेश्चन और रह गए हैं, इनको क्विकली हम देख लेते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर में ये पूछे भी गए हैं और इसी नेचर का सवाल भी इस बार आएगा। बिल के ऊपर पास है। देखिए यहां फंडामेंटल लॉजिक समझिए। लोकसभा को किसने चुना है? विल ऑफ दी पीपल। लैप्स के ऊपर है क्वेश्चन कि लोकसभा के बिल कब लैप्स होते हैं। विल ऑफ दी पीपल ने लोकसभा को चुना, और लोकसभा अगर डिसॉल्व हो गई तो यानी लोगों की अब वो इच्छा नहीं है, तो जो कुछ भी लोकसभा के अंदर अब चल रहा होगा वो एंड हो जाएगा। लेकिन कोई मुद्दा स्टेट में, काउंसिल ऑफ स्टेट में अगर चल रहा होगा, क्या काउंसिल ऑफ स्टेट में चल रहा होगा, जो जिसको आप राज्यसभा कहते हैं, तो वो तो अपना स्टेट्स का हाउस है, तो वहां पर वो रहेगा। तो हमें इसमें याद क्या रखना है? याद ये रखना है, अ बिल इज पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स ऑन इट्स रेजोल्यूशन। बिल्कुल, लोकसभा जहां टच हो गया, लोकसभा से चाहे वो इनिशिएट हुआ हो या लोकसभा में आया हो, जब तक नेक्स्ट लोकसभा नहीं आएगी तो यानी विल ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही। अब यहां नोट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला ठीक है, a bill passed by Lok Sabha and pending in Rajya Sabha lapse on the resolution of the Lok Sabha, ये भी ठीक है। भाई लोकसभा में पेंडिंग पास भी कर दिया हो, अब तो कोई मुद्दा इन्होंने किया था, ये अब रहे ही नहीं, तो अगर राज्यसभा पास भी कर देगी यानी विल ऑफ द पीपल तो नहीं है ना, दे हैव कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। अब ये टू रिप्रेजेंटेशन, क्या मेरे बच्चों, टू रिप्रेजेंटेशन हेल्ड ही नहीं करते, और जब ट्रू रिप्रेजेंटेशन हेल्ड ही नहीं करते तो फिर इनको राइट भी नहीं है रहने का। अ बिल इन दिस रिगार्ड विच इज सेंट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज फॉर इंटेंशन फॉर समवन ऑफ द हाउस टू जॉइंट सिटी लैप्स नहीं। अगर मामला लोकसभा और राज्यसभा से ऊपर निकल चुका है, प्रेसिडेंट के पास कोई बिल अप्रूवल के लिए पेंडिंग है या जॉइंट सिटिंग में गया हुआ है, तो मुद्दा क्या नहीं होता, लैप्स नहीं होता, क्योंकि बात अब इनसे ऊपर निकल चुके हैं। इसमें होगा क्या, कमेटी के पास जाएगा मुद्दा, तब दोबारा से आएगा, तो जब लोकसभा वहां पर आएगी तो वो देखेगी, इस मैटर को टेकअप करेगी। तो ये थर्ड स्टेटमेंट ठीक है क्या मेरे बच्चों, सही है। यहां से आपको देखना है, ये मैंने ये जर्नल स्टेटमेंट लिखी हुई है ब्लू में, बढ़िया चल रही है, लेकिन ये थर्ड स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। देखो, पेंडिंग इन लोकसभा है ना, चाहे वहां से बिल ओरिजिनेट हुआ हो या पास करके राज्यसभा भेजा हो गया हो, वो माना जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग, है ना। तो थर्ड इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। यहां देखो आर्टिकल 108 क्या कहता है, अ बिल इज नॉट लैप्स इफ प्रेसिडेंट हैज ऑलरेडी नोटिफाइड द इंटेंशन टू समन अ जॉइंट सिटिंग,
बिफोर द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड द लेजिस्लेचर इज प्रोटेक्टेड एंड डेडलॉक कैन बी रिवर्स बाय न्यू पार्लियामेंट। तो कब पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स, पेंडिंग इन लोकसभा, पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्स क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चला गया है। ज्वाइंट सिटिंग नोटिफाइड डू नॉट लैप्स, पेंडिंग इन राज्यसभा नॉट येट पास्ड बाय लोकसभा, यहां टच ही नहीं हुआ है अभी, अभी एक ही जगह है, विल नॉट बी लैप्स बाय बोथ दी हाउसेज, पेंडिंग विद दी एसेंट विल नॉट लास्ट क्योंकि अब प्रेसिडेंट के पास है, वो उसको जब नेक्स्ट लोकसभा आएगी तो उससे पूछेगा कि बताइए ये बिल मेरे पास है, इसका मुझे क्या करना है। पास्ड बाय बोथ दी हाउस, रिटर्न बाय प्रेसिडेंट, ये भी नहीं जाएगा। अब आइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मुझे लगता है आपको बहुत सारी लर्निंग मिली होगी, इस लर्निंग को आप देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, सवाल यहां से काफी बनते हैं। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कुछ मामले कंसिडर करने हैं। क्या है? प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आपको ध्यान कहां देना था? नॉट पर आपको ध्यान देना था। क्या हाउस को प्रोरोगेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के बिना भी किया जा सकता है? द आंसर इज नो। अभी इसको देखेंगे हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है, पर नॉट पे आपको ध्यान देना है। प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस जर्नली, ये स्टेटमेंट जब जर्नली होती है तो ध्यान देना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट रहती है। आफ्टर द हाउस इज अर्जेंट सेनेडाई बट देर इज नो बार ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन द सेशन। तो अब यहां ये कह रहा है कि भाई हमेशा प्रोरोगेशन अधिकतर बात जब अर्जेंट सेनेडाई कर देता है लोकसभा का स्पीकर तो होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट कभी भी कर सकता है। हाँ भाई, वो एग्जीक्यूटिव हेड है, उसके पास क्या है? शक्तियां हैं, वो चाहे तो ऐसा कर सकता है, वो चाहे तो ऐसा कर सकता है। उसके ऊपर क्या है? कोई भी बार नहीं। डेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डेड सो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक है कि जो डेजोल्यूशन है 5 ईयर के बाद वो प्रेसिडेंट के अलावा के द्वारा किया जाता है और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे किया जाता है। पहले 6 महीने पहले भी किया जा सकता है। जब भी प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि ये सही समय है तो पहले भी बोल देता है प्रेसिडेंट से कि आप करा लो। खुद वो कब करता है? जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना रहे। जब क्या ना रहे? जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना रहे। तो अब देखिए मैंने आपके लिए ये बनाया है, प्रोगेशन प्रेसिडेंट डज नॉट रिक्वायर्ड। अभी नॉट यहां लाल है, इसका मतलब है नहीं भाई, सम्मन करना हो, प्रोरोगेट करना हो, डिसॉल्व करना हो, तीनों ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर होता है। एक कंडीशन है डिसॉल्व की, वो कब डिसॉल्व करेगा? जब उनके पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना हो, तब नहीं मानेगा उनकी वो बात, तब तो कर ही देगा। प्रोग्रेशन ऑफ द हाउस जर्नली यहां लिख दिया है तो अप्रोच सीखो कि इसको हम मारेंगे। डन बाय द हाउस इज एडजेंट सेनेडाइट बट देर इज नो बार ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोगेटिंग द हाउस विच इज इन द सेशन। कभी भी वो कर सकता है। कहां लिखा है? यहां ये देखिए, यहाँ काफी कुछ है। मैं आपको ये पूरा का पूरा फाइनेंस बिल के इसके मनी बिल के बारे में है, ये देखिए। डेजोल्यूशन सेल्फ डिसॉल्व हो जाती है 5 ईयर के बाद। उसके बाद भी प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकता है डिसॉल्व करने की, है ना, ऑथराइज कर सकता है। क्या करता है? जब वो डिसॉल्व करता है तो सब
चाहे पिटीशन हो, नोटिस हो, दोबारा से आते हैं। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा सारी कंडीशन। अब इसी में ये देखिए, सॉरोगेट में एक वर्ड दिया हुआ है, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर द चेयरमैन एडजर्न द हाउस सेनेडाई कंप्लीशन ऑफ द सेशन विद इन फ्यू डेज प्रेसिडेंट इशू अ नोटिफिकेशन ऑफ प्रोगेशन। हाउएवर द प्रेसिडेंट कैन प्रोग्रेट इवन ड्यूरिंग द सेशन, वो चाहे तो कर सकता है। कहां दिया गया है? आपकी लक्ष्मीकांत की बुक में दिया गया है। तो अच्छे से बुक को पढ़ने हैं, नुआंसेस को समझना है, तो आपका काम बढ़िया तरीके से चलेगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, ये मैंने आपको दिखाया। तो अब थर्ड स्टेटमेंट, यस, रेजोल्यूशन उनकी एडवाइस पे होता है ना। स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या क्या है? स्पेशल सर्कमस्टांसेस आपने अभी देखे कि जब वो क्या ना हो, जब मेजॉरिटी लूज कर जाए। तो 2 और 3 अप्रोच क्या थी? फर्स्ट फर्स्ट को काटेंगे। ये स्टेटमेंट बुक में ऐसे ही लिखी हुई है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? सही मान लेंगे। मैं आप और सी सही कर देंगे। तो आशा करता हूं कि आपको क्या ये बात समझ में आ गई होगी। यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। हमको अच्छे से तैयारी करनी है, आर्टिकल को समझना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को समझना है, नॉट जनरली इन बातों का याद रखना है, वेग स्टेटमेंट को समझना है, ट्विस्टिंग को समझना है, और जैसे जैसे हम पेपर बनाते जाएंगे ये हमारा ठीक होता चला जाएगा। इन क्वेश्चनों को आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। टेलीग्राम में मैं ये पूरी के पूरे क्वेश्चन डाल दूंगा, आप इनको पढ़ने का ट्राई कीजिएगा। बार बार क्वेश्चन को समझिएगा क्वेश्चन पेपर से, जिससे आपको क्या मिल सके? ट्विस्टिंग का पता चल सके। जितना ज्यादा आप ट्विस्टिंग को खोज पाएंगे उतने ही ज्यादा आपके सवाल सही हो पाएंगे। तो अलर्टनेस के साथ काम कीजिए। आप 15 प्लस क्वेश्चन यानी 30 मार्क्स का गेन ले सकते हैं सारे क्वेश्चनों में, और मैं हेल्प करूंगा आपकी, आपको नुआंसेस बताऊंगा कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों। मैंने अभी 2025 का पहले दे दिया था, 24 का ये दे रहा हूं, फिर 23 का भी दूंगा। आप इनको रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा। पॉलिटीज में, पॉलिटी सेक्शन में आपके 90% सवाल सही हों, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 कंप्लीटली आप हमारे साथ जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस बच्चों, जय हिंद।